नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के साथ ही लोगों की नजरें और धुकधुकी तेज हो गई है कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार एक कांस्टेंट जो प्लेयर हैं बिहार की पॉलिटिक्स में पिछले 20 सालों से, वो अपनी गद्दी पे बरकरार रहेंगे या फिर तेजस्वी का जादू चलेगा या फिर प्रशांत किशोर जो एक्स फैक्टर इस चुनाव के हैं, वो कहीं ना कहीं एक किंग मेकर की भूमिका में या कम से कम एनडीए को नुकसान करते हुए दिखेंगे। तो ये सारे सवाल हैं बिहार चुनाव के। हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों फेज का जो रिफ्लेक्शन है, जो सिग्नल है, वो क्या कहता है। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। संतोष सिंह जो कि जाने माने पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर हैं बिहार में, और अजीत द्विवेदी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार से आते हैं और बिहार की राजनीति पे दिलचस्प और तीखी और गहरी पैनी नजर रखते हैं। तो सबसे पहले संतोष जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आ, कुल मिला के अब आपको क्या दिख रहा है दूसरे फेज के मतदान के बाद कि क्या बिहार में जो 10,000 स्कीम है, नीतीश कुमार का जो ट्रम्प कार्ड है इस चुनाव का, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि बाकी फैक्टर गौन हो जा रहे हैं, या फिर जो प्रशांत किशोर जिस बात को कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट वोटर है वो इस चुनाव का एक्स फैक्टर है, न कि वुमेन, और वो चुनाव की दशा और दिशा तय कर रहा है। तो आपका पहला टेक क्या है? देखिए, अब जस्ट ए मैटर ऑफ आवर सेट सारे पॉइंट्स, काउंटर पॉइंट्स सब पता चल जाएगा, इंक्लूडिंग हम कितने सही हुए कितने गलत हुए। ऑफ कोर्स, मतलब 10,000 का जो जो स्कीम है उसका रिजोनेंस तो मोस्ट पार्ट में लगा मुझे। कुछ पार्ट में नहीं लगा, कुछ पार्ट में लगा। शाहबाद क्षेत्र में मुझे कम लगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि लोग उसको डिसमिस कर रहे हैं, कंप्लीटली डिसमिसिव है उसके बारे में कि एकदम काम नहीं कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि फायदा तो ले लिया है लेकिन वोट देगा कास्ट के हिसाब से। ये इस तरह से बोला। जैसे मैं रामगढ़ में था तो वो बोल रहे थे कि ना नहीं, यहाँ इस एरिया में उतनी गरीबी नहीं है, 10,000 का बहुत ज्यादा रिजोनेंस नहीं है, लेकिन वो आरजेडी के समर्थक थे। तो हम उस वॉइस को थोड़ा सा दूसरी तरफ से, जब तक हमको काउंटर वॉइस नहीं मिलता है तो हम एक जजमेंट की स्थिति में नहीं आते हैं। हाँ, अब यूथ वाले में मैं एग्री करता हूं कि वो एक डिसइंचांटेड यूथ है, निश्चित रूप से। उसमें जरूर डिवीजन है, शार्प डिवीजन है। वो प्रशांत किशोर के लिए भी है, तेजस्वी के लिए भी है, और एक जो ट्रेडिशनल एनडीए के वोटर्स हैं वो तो हैं ही परिवार में। लेकिन मुझको लगता है कि यूथ की संख्या कितनी, आज ही मैं देख रहा था कि कैसे इस फेज में 22 जिले में यूथ की संख्या कैसे हाउ ज्यादा है। मतलब ये परसेंटेज हुआ था जो फर्स्ट फेज का पोलिंग हुआ, ये सॉरी वोमेन वोटर्स का। और यूथ जो है, मुझे लगता है कि बात करने से मुझे गांधी मैदान में जो तैयारी करते हैं, या फिर अभी गांधी मैदान का जगह तो नहीं है, गंगा के घाट के किनारे, तो आपको दो वॉइसेस लगेंगे। व्हेन यू टॉक टू गर्ल्स प्रिपेयरिंग फॉर जो भी है पुलिस कांस्टेबल का जॉब, उसकी तैयारी करती है, उसमें ऑलमोस्ट यूनैनिमिटी है नीतीश कुमार के लिए। वो भी यूथ है, महिला का एक सेगमेंट है, लेकिन उनको भी जोड़ेंगे। वो कहेंगे, उनका दो ही बात, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और 35% कोटा फॉर वुमेन, उनके लिए एक ओवर राइडिंग फैक्टर है। और उसी मैदान में जब बात करते हैं युवक से, तो वो एकदम शार्पली डिवाइडेड है। वो एकदम प्रो तेजस्वी भी है, थोड़ा सा जनसुराज भी है, और थोड़ा ऑफकोर्स नीतीश कुमार भी है। वो तीन खेमे में बटा हुआ है। देखिए, मैं प्रशांत किशोर कहें, हम लोग जितनी बात करें, मैं बार बार घूम फिर कर आया था हूं, जिसकी बात नहीं करना चाहता हूं, जिसके लिए हम लोग ट्रॉल भी किए जाते हैं, घूम फिर करके सुई कास्ट के तरफ ही आ जाती है। सारा लोग जाति सर्कुलेशन। मैं जैसे देखिए, अब सासाराम का एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा, समझने में कितनी आसानी होगी। 90 से लेकर के 5 बार जवाहर प्रसाद जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं उनको रिप्रेजेंट किया। बीच में एक बार हारे थे 2000 में, लेकिन वो भी कुशवाहा ही जीते थे। 15 में वो सीट आरजेडी जीत जाती है। 20 में वो एक्सपेरिमेंट करती है वैसी को देने का, वो राजेश कुमार गुप्ता को दिया है। अब इस बार जो गोलबंदी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता लड़ रही है, सुनेलता कुशवाहा। अब उनको ये लग रहा है वोटर्स में कि ये सीट तो यार कुशवाहा का हुआ करता था, ये तो ओबीसी को स्लिप कर गया है। तो अब ये आप लेकर के, अभी जो सत्येंद्र शाह हैं वो ईबीसी तेली से हैं, तो कुशवाहा जी जो मीटिंग करते हैं तेली को एक्सक्लूड करके करते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार लोग जनता को बदनाम करते हैं कि आप ही एक शार्प डिवीजन कर दिए कि आई एम नॉट कॉलिंग यू,
मतलब वैश्य में एक डिवीजन करने का एक कंसर्टेड अटेम्प्ट है कि भाई तू मेरे वोटर नहीं हो, रेस्ट हमारा वोटर्स है, ये मैसेज दिया गया। तो इस प्रकार से काउंटर में आरजेडी भी कुछ न कुछ करती होगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पॉलिटिशियन कास्ट टेबल को लेकर के किस तरह से सजग होते हैं, और इनको लगता है कि ये हमारी कंस्टिट्यूंसी हुआ करती थी। तो जो कास्ट, जबकि इवन है 35,000 मुस्लिम भी है, 35 ये भी है, और एक जाति के लोग भी 35,000 है। तो मैं जो ये देख रहा हूं कि कास्ट असर्शन, कास्ट कैलकुलेशन हर एक चुनाव में, बिहार के चुनाव में या फिर किसी राज्य के चुनाव में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रेस्ट अदर जो फैक्टर्स हैं उसकी चर्चा डेवलपमेंट के फैक्टर निश्चित अभी मैं ये करूंगा। कल मैं मनीष वर्मा से बातचीत कर रहा था, उनका इंटरव्यू में कर रहा था, वो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप डिस्पैशनेट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप जदयू के हैं, एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर की तरह बोलिए कि आपने 70 असेंबली सेगमेंट घूमा, व्हाट इज योर टेक। तो ही सेड कि देखिए, जैसे हम लोग कंस्टिट्यूंसी दर कंस्टिट्यूंसी घूमते गए तो नीतीश कुमार एक ओवरराइडिंग फैक्टर मिले कि सारे फैक्टर्स के ऊपर एक नीतीश कुमार एक फैक्टर है। he said I'm not saying this as a JDU लीडर, जेडीयू का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, और नीतीश कुमार हमारे नेता है। तो एवरी थर्ड वोटर, फिर मैंने कहा कि व्हाट आर द वॉइसेस ऑफ डिसएंचांटमेंट। बोला कि जो लोअर लेवल जो में करप्शन जो है ऑफिसेस में, खास करके ब्लॉक ऑफिसेस में करप्शन है, वो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये बहुत ज्यादा है, अफसरशाही और करप्शन। ये एक जेडीयू का बड़ा नेता ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर रहा है, मनीष वर्मा, वो एक्सेप्ट किए कि ये चीज हम सुना करते थे, वो बोला। लेकिन सब घूम फिर करके नीतीश कुमार फैक्टर की चर्चा करते हैं। तो मैं जरूर मानता हूं कि नीतीश कुमार इस चुनाव के बड़े फैक्टर निश्चित रूप से हैं। तेजस्वी सारा कैलकुलेशन करके बैटल लाइन के जरूर करीब दिख रहे हैं, लेकिन आप जैसे रीजन वाइज देखिएगा, मैं कल भी हम शायद चर्चा कर रहे थे, रीजन वाइज देखिएगा, आप नालंदा देख लीजिए, नालंदा जहां वोटिंग हो गई है वहां एनडीए ऑल द वे लग रहा है। अब यहाँ देखिए अरवल जहानाबाद लीजिए, वहां लगेगा महागठबंधन ऑल द वे है। मिथिलांचल में दरभंगा कुछ और है, मधुबनी कुछ और है, थोड़ा बहुत अंतर है। कुछ सीटों पर जैसे 20वीं वाली जो हरिभूषण बचौल आते हैं, वहां हिंट ऑफ पोलराइजेशन है। तो मतलब एक एक कंस्टिट्यूएंसी किस किस तरह से बिहेव करती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो प्रशांत किशोर जिस चीज की बात कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूं टू ए ग्रेट एक्सटेंट कि माइग्रेंट वोटर में उनका रेजोनेंस है। और हमको ये भी खबर मिली है कि माइग्रेंट वोटर्स आए हैं, वोट देने के लिए आए हैं, पंचायत वाइज आए हैं, और कुछ लोगों को बुलाया भी गया है। मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, उनको बुलाया भी गया है कि आप वोट दीजिए। माइग्रेंट वोटर्स का ट्रैक्शन है निश्चित रूप से, थोड़ी बहुत कुल मिला के जो आप जो कह रहे हैं, मुख्य बात की सबने अपनी अपनी जात पकड़ ली है और जात पकड़ के बैठ गए हैं। अजीत जी, आपसे समझना चाहूंगा, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको लगता है कि इस चुनाव का जो एक्स फैक्टर कुल मिलाकर नीतीश कुमार हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से बाउंस बैक उन्होंने किया है, और कहीं कहीं तो ऐसा भी लगता है कि नीतीश कुमार ही चुनाव को ड्राइव कर रहे हैं, उनका चाहे 10,000 स्कीम हो या उनका जो गुडविल है, जो कैपिटल उन्होंने बनाया है इतने सालों में। तो 2020 में नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो कमजोर था, उनका जो हेल्थ कैपिटल था वो मजबूत था। इस चुनाव में हेल्थ कैपिटल उतना मजबूत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो मजबूत दिख रहा है इस चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। और बाकी जो संतोष जी कह रहे थे, कल भी हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, और हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि कास्ट के बगैर शायद ही कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पोलिंग का कोई ट्रेंड आपको समझ में आएगा। बिना कास्ट को एनालाइज किए, बिना कास्ट कैलकुलेशन समीकरण को एनालाइज किए, कैंडिडेट्स का कास्ट एनालाइज किए बगैर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई भी चुनाव किसी भी सीट पर समझ में नहीं आएगा। और यही अब मैक्रो तस्वीर भी जब आप देखेंगे, बड़ी तस्वीर की भी बात करेंगे, तो वहां भी यही कैलकुलेशन आपको सबसे पहले रखना होगा कि दोनों जो गठबंधन है, उन गठबंधनों का क्या सोशल बेस है। उस सामाजिक आधार पर ही आप उनका आकलन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरफ महागठबंधन है जिसके पास एक वोट आधार है 32% का मुसलमान और यादव का, और उसके अलावा कैंडिडेट के कास्ट का जो वोट होता है, हम उसको मान के चलते हैं कि पिछली बार का 37% वोट जो है उनका, उसमें सारे फैक्टर आ जाते हैं। वो 37% का वोट आधार एक वो लेकर के चल रहे हैं। और इधर के 37% में एक ऐड हुआ है चिराग पासवान का वोट, जो पिछली बार 5.66% था। तो ये 43-44% इनका होता है।
और कल हम लोग बात कर रहे थे तो संतोष जी ने भी किया और हम भी ये कर रहे हैं कि आप डिस्काउंट कर दीजिए, उधर मुकेश सहनी गए हैं तो इधर उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हैं, तो आप डिस्काउंट कर दीजिए, दोनों को एक दूसरे से न्यूट्रलाइज कर दीजिए कि दोनों एक दूसरे लेकिन कई बार मैं सिर्फ एक डेविल एडवोकेट की तरह इसका काउंटर एक आर्गुमेंट पेश कर रहा हूं कि कई बार सोशल कोलिशन ठीक है, एनडीए का ज्यादा मजबूत, ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन कई बार जब वेव का इलेक्शन होता है या फिर कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसके लिए जनता को लगता है कि वो प्रेसिंग इशू है उनके लिए, तो ये सारे जो कास्ट कोलिशन है वो उससे जनता ऊपर उठकर वोट देती है। जैसे कि 2014 में नरेंद्र मोदी का जो चुनाव था, सब लोग ये कहते थे कि अमित शाह ने उस चुनाव के बाद ये कहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नरेंद्र मोदी को हम डार्क जोन में, देश के दूसरे जो डार्क जोन है वहां पे कैसे पहुंचाएं और इस चुनाव को कास्ट से ऊपर कैसे ले जाएं। तो बिहार में ऐसा कोई वेव इस चुनाव में नहीं दिखा, या फिर वो कोई ऐसा अंडर करेंट है जिससे कि हम ये कास्ट लाइन से ऊपर जाने की कोई संभावना दिखती है? नहीं, ये तो हमने पहले ही लाइन में कह दिया कि कास्ट के बियॉन्ड आप कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं है वहां असेस कर सकते हैं, किसी कैंडिडेट के बारे में या किसी पार्टी के बारे में नहीं कर सकते हैं। वही मुख्य बात वही है, कास्ट का पहले वहीं से हमने शुरू किया था, ग्राउंड लेवल पर जो कास्ट का दिखा वो घूम करके भी देखा हमने, जो रिपोर्ट लेकर के भी देखा और जो दूसरे लोग भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे भी समझ में आया। जो वोट देने वाले लोग भी जो आकर के जिन लोगों ने अपनी बातें रखी उनसे भी अंदाजा लग जाता है। और उसके पहले एक स्ट्रेंथ जो इन गठबंधनों की जो ताकत है उसके बारे में हमने कहा कि ये ताकत है, ये एक स्ट्रेंथ है इनके साथ, इसको स्ट्रेंथन किया। अब जैसे अगर 2014 की बात आप कर रहे हैं तो पूरे देश की तो हम लोग चर्चा करेंगे तो अलग से कर लेंगे, लेकिन 2014 में भी अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ लड़ रहे होते तो बीजेपी की वो स्थिति नहीं होनी थी जो हुई। बीजेपी नहीं जीतने जा रही थी, चाहे नरेंद्र मोदी की कितनी भी बड़ी आप आंधी खड़ी कर लेते, क्योंकि वो कास्ट के बियॉन्ड उस समय भी इलेक्शन नहीं गया। कास्ट के बियॉन्ड अगर इलेक्शन चला जाता तो नीतीश कुमार जो 16% वोट लेकर के आए वो कहां से आता है? नीतीश कुमार भी 16% वोट लेकर के आए और जो इंडिया ब्लॉक का जो अपना वोट था, उस समय महागठबंधन तो नहीं था, लेकिन जो भी गठबंधन का नाम था उसका अपना वोट आया 28% के करीब, तो ये तो उसके आगे चले जाते जितना वोट बीजेपी को आया। तो वो नहीं होता, तब भी नहीं होता, उस 14 के चुनाव में भी नहीं होता। यहाँ बिहार का जो पूरा डायनेमिक्स है पॉलिटिकल वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि जो तीन जो मुख्य पार्टियां हैं, जो आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, इन तीनों के अपने अपने स्ट्रेंथ हैं और इनमें से कोई भी स्ट्रेंथ इनको किसी को जिता के अकेले नहीं ले जाएगा, सत्ता तक नहीं पहुंचा सकता है, बहुमत तक नहीं पहुंचा सकता है। ये एक फैक्टर है जो जिसकी वजह से नीतीश कुमार हमेशा मजबूरी बने रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी या आप आरजेडी की भी मजबूरी उन्हीं को कह लीजिए, क्योंकि आरजेडी को 2 बार सत्ता मिली पिछले 20 साल में, तो दोनों बार नीतीश कुमार नहीं दिलवाई। तो वो उनका अपना स्ट्रेंथ है, तीनों का अपना अपना स्ट्रेंथ है। उसमें 2 लोग जो मिल जाते हैं उनके पक्ष में पलड़ा झुक जाता है। मतलब हमने पहले कह दिया कि एक मैक्रो तस्वीर है, ये बड़ी तस्वीर है कि जो 2 लोग मिल जाएंगे उनका पलड़ा भारी हो जाता है तीसरे के मुकाबले। जैसे रेखा गणित का नियम है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो आप समझ लीजिए कि 3 फोर्सेज हैं, इनमें से 2 फोर्सेज का योग हमेशा तीसरी फोर्स से बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो वो होता है, वो इस बार भी हमको दिख रहा है बिहार में, और हम लोग संतोष जी के साथ तो इस मामले में कई बार चर्चा हो चुकी है, हम लोग इस बात पर एग्री हैं कि वो अभी दिख रहा है, एनडीए को एडवांटेज दिख रहा है और ग्राउंड पर कास्ट का इक्वेशन दिख रहा है। लेकिन वहीं जब आप सीट वाइज देखने जाइएगा, एक एक सीट का देखिएगा, तो हर सीट पर आपको एक ऐसा फैक्टर दिखेगा, एक कॉमन एक्स फैक्टर तो प्रशांत किशोर है, लेकिन हम एक बात ये भी बार बार कहते हैं कि ये मैथ्स का अर्थमेटिक से नहीं समझ में आएगा, ये कैलकुलस से बेटर समझ में आएगा, जिसमें कई वेरिएबल्स होते हैं और कई हिडन फैक्टर्स होते हैं, जिसको कैलकुलस जैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें जाइएगा तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको कुछ वेरिएबल्स दिखेंगे, कुछ हिडन फैक्टर्स दिखेंगे। कहीं जनसुराज का कैंडिडेट है, कहीं बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है, कहीं निर्दलीय कैंडिडेट है, कहीं, तो ये हर जगह आपको इस तरह से दिखाई देगा। और कहीं आमने सामने की लड़ाई में भी कास्ट दूसरे तरह से प्ले कर रहा है, कास्ट का इक्वेशन अलग तरह से प्ले कर जा रहा है वहां। और ये एक इस बात को लेकर के जो प्रचार किया आरजेडी ने, वो कोई मामूली प्रचार नहीं था कि तीर ही लालटेन है, कि जहां तीर का कैंडिडेट नहीं है, मतलब जेडीयू का कैंडिडेट नहीं है, वहां जेडीयू के लोग आरजेडी को वोट करें, इसका कैंपेन हुआ। और हम कल बात कर रहे थे, कई जगह लोगों ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ भीतर घात अंदर अंदर हो रहा है। तो ये एक फैक्टर है, इसको एनालाइज कैसे करेंगे? जैसे एक फैक्टर ये है जो हम एनालिसिस करके हमको भी समझ में आया है, लोगों से बातचीत में भी, कि नीतीश कुमार के जो 79 कैंडिडेट हैं, 79 कैंडिडेट हैं उनके, दलित, पिछड़े और मुस्लिम, उसमें से 4 मुसलमान निकाल दे, हालांकि 2 मुसलमान भी उनके ठीक ठाक लड़ ही रहे हैं, फिर भी 4 मुसलमान निकाल दे तो उनके जो 75 कैंडिडेट हैं पिछड़े और दलित, वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसमें से मैक्सिमम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में है। उनके यहाँ कम दिक्कत दिख रही है,
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो 49 फॉरवर्ड कैंडिडेट हैं उनमें से मैक्सिमम की सीट फंस गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंड पर अगला पिछड़ा का भी किसी तरह का पोलराइजेशन है, अंदर खाने मैसेज है कुछ कुछ जो 2015 और 20 के कंटिन्यूएंस उसकी कंटिन्यूटी में दिखेगा। 2020 में भी तो आप नहीं तो आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जो वोट ट्रांसफर की जो प्रॉब्लम है या फिर नीतीश कुमार को के नाम को लेकर जो चुप्पी थी शुरुआती दिनों में, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे प्ले कर रहा है। देखिए वो तो कर ही रहा है, वो तो तात्कालिक कारण है कि आप हर आदमी सफाई दे रहा है, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, अमित शाह ने भी कहा। तो एक तो गलती हुई कि आपने पहले ही क्यों नहीं कह दिया, जब इतनी सफाई है तो 100 जूते भी खा रहे हैं, 100 प्याज भी खा रहे हैं, पहले कहा कि बाद में करेंगे, फिर बीच में कह रहे हैं कि करेंगे, हो गए, यही दावेदार है, यही चेहरा है, तो क्या जरूरत है ऐसा करने की। तो दो चीजें तो, दो गलतियां तो हुई कि 101 आप बराबर के भाई ले आए, नीतीश कुमार को बड़ा भाई नहीं रहने दिए एक भी सीट से, और आपने सीएम का कैंडिडेट नहीं घोषित किया। लेकिन इससे ज्यादा हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं 2020 से, जब 2020 में नीतीश कुमार लड़ रहे थे एनडीए में और लोक जनशक्ति पार्टी का ऑप्शन था, तो समूचे मगध और शाहबाद के इलाके में जहां नीतीश कुमार के लोग ज्यादा लड़ रहे थे, सीमांचल में भी, वहां लोगों ने तो देखा है ना, हम आप यहां से बैठ के नहीं देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर तो पिछड़ी जाति के लोगों ने देखा कि बीजेपी के समर्थक जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी के फॉरवर्ड कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। नीतीश कुमार का पिछड़ी जाति का कैंडिडेट है, और वहां जो है बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी के नेता फॉरवर्ड कैंडिडेट अगर लोजपा का है तो उसको वोट करवा रहे हैं। तो वो तो उनकी स्मृति में है ये चीजें, तो उसका कहीं ना कहीं एक अभी दिख रहा है उसका एक असर उन वैसी सीटों पर जहां बीजेपी के फॉरवर्ड कैंडिडेट है। संतोष जी, ये समझना चाहूंगा कि आपको बीजेपी की जो स्ट्रेटजी लगी कि शुरुआती दिनों में ना नुकुर करते रहे या फिर उस तरह से साफगोई के साथ कहते नहीं दिखे। लोग कहते हैं कि जो बीजेपी बीट कवर करते हैं, वो ऐसे जर्नलिस्टों का ये कहना है कि वो सेंट्रल लीडरशिप की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जो बीजेपी का कैडर वोट है, जो अपर कास्ट है और जो बीजेपी का वोट है, वो कतई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए उनकी नाराजगी को उस सीमा तक वो रिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए नानुपुर करते रहे। लेकिन जब फर्स्ट फेज गुजर गया और बीजेपी की लीडरशिप को लगा कि अब एक तरह से मैसेज देना जरूरी है, तो उन्होंने मैसेज दिया, या फिर कहानी कुछ और आपको समझ में आती है? देखिए, मैं एक कंपैरिजन आपको ड्रॉ कर रहा हूं। 2005 के जो अक्टूबर वाला इलेक्शन हुआ है, तो उसमें फर्स्ट फेज में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया गया मुख्यमंत्री। 5 की फरवरी में तो नहीं किया गया था, 2005 के अक्टूबर के भी फर्स्ट फेज में नहीं किया गया था। तो फर्स्ट फेज की जब पोलिंग होती है और बड़ा उनको लगा कि बहुत ज्यादा वार्म रिस्पांस नहीं है, लगा कहीं फिर तो 5 फरवरी दोहरा तो नहीं जाएगा, तो अरुण जेटली गए वाजपेयी और आडवाणी जी के पास और उनको कहा कि हमको नीतीश कुमार को फेस प्रोजेक्ट करना चाहिए, और हमने 2000 में उनको ऑलरेडी किया ही है, मुख्यमंत्री 7 दिन के रहे ही हैं। तब अरुण जेटली मैसेज लेकर के आते हैं, ये बात मुझे सुशील मोदी ने खुद शेयर किया था। आते हैं और उन्होंने सुशील कुमार मोदी से ही प्रोजेक्ट करवाया, उनका नाम, नीतीश कुमार का नाम अनाउंस करवाया, जो कि नीतीश कुमार ने बाद में कहा कि सुशील जी आपका मुझ पर कर्ज है। चलिए वहां से ये आते हैं। इस बार 25 के चुनाव में क्या हुआ, नीतीश कुमार को स्वास्थ्य को देख करके इनको लगा कि सारा चुनाव जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे इनके फेस पर हम लड़ लेंगे, नीतीश कुमार पीछे में रहेंगे, जैसा 2019 में दिख रहे थे। लेकिन वो भूल गए ये असेंबली इलेक्शन है और नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल एंड सोशल कैपिटल है वो बहुत बड़ा है। आपकी उम्र होने से कुछ नहीं होता है, आपने जमा किया है इतने सालों में, गुडविल कमाया है। नीतीश कुमार ने वो 20 साल का गुडविल कमाया है, पब्लिक में वो इमेज है, और जो ये डोल्स दिए उस चीज ने उस चीज को ट्रिगर कर दिया, उनके सोशल एम्पावरमेंट को। तुरंत आपके पैसे आते हैं, दिवाली के पटाखे खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, तो आपको मेमोरी में है, आ गया। तो जैसे जैसे चुनाव का कैंपेन बढ़ता गया, वो भी तो समझ रहे हैं ना, ग्राउंड में उनकी चर्चा नहीं थी। वो कहते रहे कि भाई हमने इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भैया नेतृत्व तो पहले भी था, 5 में प्री पोल अनाउंस ये उनका प्रोजेक्शन था, 10 में ऑफकोर्स था, 15 में जब आरजेडी वाले कैंप में थे तब था, 20 में था जब वो कमजोर थे। सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर नंबर ही वुड बिकम चीफ मिनिस्टर। क्या हुआ 25 में आपको लगा कि भाई कि हम कुछ अलग हो जाएगा। जब देखा कि वही कहानी दोहरा रही है तो धीरे धीरे उन्होंने अपने सुर बदलने शुरू किए।
पहले बीजेपी के स्टेट लीडर ने के मेरे ही इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने कहा है, फिर संजय झा ने दबाव बनाया कि हैं थे और रहेंगे, ललन सिंह अभी भी अमित शाह वाला टून में दे रहे थे। अब खुद अमित शाह ने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। वो भी बहुत खुल के नहीं कहा मुक्त कंठ से, लेकिन अब क्लियरली कहा। तो कल मुझे मनीष वर्मा ने इंटरव्यू में कहा ये बिलेटेड है, ये डिलेड हुआ, ऑन रिकॉर्ड ही कहा कि ये डिले हुआ। इससे क्या हुआ, जो बोल रहे थे अजीत जी कि 49 या 48 जितने भी लोगों को दिया गया है, वहां मुझे लगता है वो एक टैक्टिकल एरर है। थोड़ा सा बीजेपी ने ओवरडू किया है अपर कास्ट पॉलिटिक्स के कारण से, और ये मैसेज गया तो वहां कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। जहां जेडीयू है, इवन का 10,000 स्कीम का रेजोनेंस जेडीयू वाली सीट पर ज्यादा है, बीजेपी वाली सीट पर उस हिसाब से कम है। तो अदर लोकल फैक्टर्स एट प्ले हैं। संजय सरावगी की बहुत कांटे की टक्कर है, हालांकि जनस्वराज फैक्टर भी वहां है। वही बगल में दरभंगा रूरल में बढ़त, बीजेपी को बढ़त दिख रही है। तो इट्स स्ट्रेंज, मतलब यहाँ पूरे आप देखिए नीतीश कुमार को नहीं प्रोजेक्ट करना, अगर टाइट बैटल हो जाता है, अगर वो मान लीजिए कि इवन हो जाए, 1-2 सीट कम जाए, जिस संभावना अभी कम नहीं लग रही है हमें, तो यही सारे फैक्टर प्ले होंगे। हम इसी को डिस्कस कर रहे होंगे कि बीजेपी से क्या क्या टैक्टिकल एरर हुआ है। ये एरर हुआ है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के नाम पर सारा इलेक्शन नीतीश कुमार ने अपने कंधों पर उठा लिया है। अगर ये बेड़ा पार होगा, 130-35 जो भी अगर ला पाएंगे, इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ नीतीश फैक्टर। और तेजस्वी यादव से क्या क्या जिसको हम कह सकते हैं कि गलतियां हुई, वो ठीक है कि कांग्रेस का जिस तरह से इनफाइटिंग, या कांग्रेस ने 15-20 दिन गंवाए अपने पूरे कैंपेन के, और बाद में तो राहुल गांधी वहां से छोड़ के भाग निकले। तो कांग्रेस और तेजस्वी यादव या महागठबंधन की तरफ से 3 ऐसी गलतियां क्या हुई जिसको आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी वो क्या थी? कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी सब कमेटी, क्या कोऑर्डिनेट कर रहे थे आप? मैं जानना चाहता हूं, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझना चाहता हूं कि भाई साहब आप क्या कोऑर्डिनेट कर रहे थे? जब आप कौन सी सीटें लड़ रहे हैं तब तक डिसाइडेड नहीं है। जनरली क्या होता है कि 6 महीने 8 महीने पहले कैंडिडेट फील्ड में घूमना शुरू कर देता है, जनता में भी जाता है कि ये हमारा विधायक का कैंडिडेट है। आप लास्ट डे तक नहीं बता पाए कि कौन आपका कैंडिडेट है। तो इतनी माथापच्ची इन लोगों में थी, और लास्ट तक 11-12 सीट आप फ्रेंडली अनफ्रेंडली फाइट कंटेस्ट में लगे हुए हैं। इसका मैसेज तो एकदम निश्चित रूप से सही नहीं गया कोऑर्डिनेशन का। अब तेजस्वी जी को डिक्लेयर किया, मुकेश सहनी को डिक्लेयर किया, ओके फाइन, दैट्स ओके, बहुत लास्ट लेग में आकर के करते हैं। तो उनके तरफ से भी कोऑर्डिनेशन का जो इनकी तरफ से सटल तरीके से था, नुएंस तरीके से था, उनकी तरफ से प्रोनाउंस तरीके से था। हम लोग सब देख रहे थे कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब मुकेश सहनी का डिस्प्रेशन देखिए कि हम उनका सब कैमूर में सपोर्ट चारों कैंडिडेट को विड्रॉ करते हैं, और गौरव आराम से संतोष सहनी को लास्ट में निकाल लिया। ये सब क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका एक मैसेज जाता है कि कैसे आपका कैंडिडेट बिहेव कर रहा है। तो उनकी तरफ से भी काफी टैक्टिकल एरर हुए हैं। कांग्रेस ने जो ग्राउंड गेन किया था पूरे कैंपेन में, SIR के टाइम में, उस ग्राउंड को अलावा ने जितनी मेहनत की, कहीं ना कहीं इस माथापच्ची में जो कंसीड होती दिख रही है। आप देखिए, आप क्लासिक केस है कहलगांव का सीट, 9 बार के MLA रहे हैं वहां से, सदानंद सिंह नहीं रहे, उनके बेटे शुभानंद मुकेश लड़ रहे हैं, वो जदयू से हैं। वहां कांग्रेस भी लड़ रही है, वहां RJD भी लड़ रही है, एक इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा है, चतुष्कोणीय संघर्ष है। तो ये क्या दिखाता है भाई, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और क्या अपने हिस्ट्री का ये चीज है, कांग्रेस के कद्दावर नेता के बास्टन को बचाने के लिए जदयू ने उनके बेटे को टिकट दिए, बट नॉट फ्रॉम, वो कांग्रेस से टिकट नहीं मिली है उनको जदयू से टिकट मिली है। तो इन सारी चीजों से मुझे लगता है कि यही बैटल को, दोनों तरफ की जो समस्या है, यही बैटल को इवन आउट करती है। और इवन आउट को जो एडवांटेज जो फैक्टर देता है वो नीतीश फैक्टर देता है। और तेजस्वी जी का मैं हमेशा बोलता हूं, जिसके लिए मुझे मेरी शिकायतें भी होती है, कि एक उनका लीडर के रूप में ग्रोथ हुआ जरूर, एक पार्टी के रूप में ग्रोथ नहीं हुआ उस तरह से जो होना चाहिए था, इन द सेंस ऑफ नैरेटिव। बहुत प्रयास किया उन्होंने कि थोड़ा सा ABC डाले हैं, इवन कुशवाहा सबको भी टिकट दिया, ये लोकसभा में था, बट इट वाज नॉट गुड एनफ। कोर वोट को, कोर जो उनका था उसको उस पर अभी भी ज्यादा फोकस है। उनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अभी भी देखा, लैक ऑफ जो एक साउंड नैरेटिव होता है, एक जो ऐसा चीज है कि जो आप बताएं कि प्रैक्टिकल है,
वो चीजें जो काउंटर डोल्स की पॉलिटिक्स की, उसमें भी वो कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। तो सब मिला जुला के फैक्टर से एकदम बिहार का बैटल लाइन तो क्लोज होता ही है, एकदम क्लोज है। मैं इस राउंड में जरूर देख रहा हूं, पिछले राउंड की तुलना में इस राउंड में मैं कहूंगा 51-49 की लड़ाई है। स्टिल आई वुड गिव स्लाइट एडवांटेज टू एनडीए। 50-50 की तो नहीं है, लेकिन 51-49 की जरूर है। ये 48-52 भी नहीं है। अजीत जी, ये बिहार जैसे राज्य में जहां पे उत्तर प्रदेश का जो एडवांटेज है कि वहां पे एक बीएसपी जैसी पार्टी है जो कि 8-10% वोट तब भी काट लेती है और बीजेपी के लिए एक एज वाली स्थिति हो जाती है। यहाँ पर जो थर्ड जिसको कहते हैं कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं हो पाता, इस बार प्रशांत किशोर ने एफर्ट किया है और शायद उसका फायदा नुकसान किसी भी अलायंस को हो सकता है। लेकिन जो सीमांचल का इलाका है, जो पॉकेट है जहां पे एमआईएम पिछली बार आरजेडी को डेंट किया था, आपको लगता है इस बार वहां पे आरजेडी की बेहतर स्थिति हो सकती है और शायद एमआईएम उतना ज्यादा डेंट करने की स्थिति में नहीं है? हाँ, बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर ओवर टू अजीत जी। उनको भी सुनना मुझे अच्छा लगता है। नहीं, हाँ, सीमांचल वाले में जितना मैं एसआईआर के टाइम में घूमा था, अभी मेरे सहयोगी घूम के आए हैं, मैं दूसरे क्षेत्र में था, ओवैसी उतने बड़े फैक्टर नहीं लग रहा है। जैसे बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में जो कि हार्ट सब में ट्रेवल कर रहा था, तो एक लग रहा था कि कंसोलिडेशन होना चाहिए, मुस्लिम वोट का बिखराव नहीं होना चाहिए, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है। लेकिन दिस सीट ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो हो जाएगा, उनका कुछ 3-4-5 सीटों पर जरूर प्रभाव रहेगा। लेकिन इस बार सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया थोड़ा बहुत, बस यही दो जिला में देख रहा हूं, और जोकीहाट में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देख रहा हूं, जिसे लास्ट बार उन्होंने जीत लिया था, शाहनवाज आलम जीते थे। तो इन दोनों सीटों पर रहेगा। बॉर्डर वाले आपकी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा बीएसपी फैक्टर जोड़ लेता हूं। 3-4-5-7 सीटों पर उधर जो है रोहतास कैमूर वाली सीटों पर, कैमूर की चारों सीटों पर उनका प्रभाव है, रोहतास वाली सीटों पर भी प्रभाव है, सासाराम वाली सीट में भी जो आरजेडी से लड़े थे वो अभी बीएसपी से लड़ रहे हैं। तो उन सीटों में वहां ट्रायंगल है। ये प्रशांत किशोर 15 सीटों पर, कम से कम मैं देख रहा था सीट वाइज एनालिसिस में 15 सीट्स, वेरी इंटरेस्टिंगली वो ज्यादा एनडीए को हर्ट करते दिख रहे हैं, रादर देन द परसिव्ड नोशन जो महागठबंधन को करेंगे, एनडीए को हर्ट करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये है, तो ओवर टू यू अजीत जी। सीमांचल की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें हम सिंपल हम गए नहीं सीमांचल, हम तो सुन रहे थे संतोष जी को ही और दूसरे लोग जो गए थे। लेकिन सिंपल हम ये मानते हैं जो कंसोलिडेशन अभी होगा, लगभग इसी तरह का कंसोलिडेशन लोकसभा चुनाव में भी था। और लोकसभा चुनाव उनके मुस्लिम वोटर्स के लिए एक ज्यादा उसकी प्राण प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है, चूंकि उनको नरेंद्र मोदी को रोकना होता है। इसके बावजूद जो किशनगंज सीट पर अख्तरुल ईमान चुनाव लड़े तो उनको 3,07,000 या 3,09,000 वोट आया। अगर विधानसभा चुनाव में वो बढ़ता भी है और उतना ही वोट आता है, तब भी 4-5 सीटों पर उनका बड़ा असर होगा। ये ठीक है कि वही होगा, किशनगंज में ही होगा या पूर्णिया में ही होगा, लेकिन उसी इलाके की तो बात है। मतलब कोचाधामन, अमौर, बायसी, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, यही तो 5-6 सीटें हैं। और इन सीटों पर एक तो कास्ट कॉम्बिनेशन भी अलग तरह से प्ले में रहता है, वहां कैंडिडेट का कास्ट वहां भी बहुत मैटर करता है, भले वो मुस्लिम ही क्यों नहीं। ये एक बड़ा शार्प डिवीजन है वहां, जो जनरली आप सोशल उसमें जाएंगे देखने तब नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब पॉलिटिकल उस नजरिए से देखेंगे तो वो एक डिवीजन दिखाई देता है। पूर्णिया में और कटिहार में, और में एक तरह का, पूर्णिया किशनगंज में एक तरह का, कटिहार में एक तरह का, और अररिया में एक तरह का। ये जो 3 तरह के वहां मुस्लिम आबादी 3 तरह की है, चाहे वो सूरजपुरी हो, कोलैया हो या शेरशाह आबादी हो, ये तीनों का अपना अपना इलाका है। और अपने फेथ के आधार पर ये तीनों जातियां अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती हैं। तो ये एक तरह का वहां डिवीजन इस लाइन पर भी होता है। और वैसी के साथ मुस्लिम यूथ का एक समर्थन रहता है। और ऐसी सीटें जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां एक तो उनको खतरा नहीं दिखाई देता है। चारों कैंडिडेट मान लीजिए मुसलमान ही है या तीनों कैंडिडेट मुसलमान ही है, तो उनको वोट देने में दिक्कत नहीं होती है। इस वजह से हमको लगता है कि पिछले बार के मुकाबले हो सकता है थोड़ा कम रहे, लेकिन उन 5-6 सीटों पर वो उनका एक फैक्टर रहेगा। और बसपा का फैक्टर भी रहेगा ही, बता ही दिया संतोष जी ने। ये तो तमाम, ये जो उत्तर प्रदेश में उस सीमा से लगती सीटें हैं, उन सीटों पर अभी जैसे सासाराम की ही बात कही संतोष जी ने, तो वहां बसपा ने टिकट दे दिया अशोक सिंह को, जो पूर्व विधायक हैं, वो राजद से भी रहे और संभवतः जदयू राजद दोनों से वो लड़ ही चुके हैं, तो वो लड़ रहे हैं और कुशवाहा समाज के हैं। तो वो एक तो जो भी डैमेज करेंगे, जो भी डेंट करेंगे, वो तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ रही है, उन्हीं के वोट में 1,000, 2,000, 5,000 जितना ले आए, वो जो भी ले आएंगे वो तो उन्हीं का ले आएंगे।
तो बसपा का भी एक फैक्टर वहां कहीं कहीं आरजेडी को भी डैमेज कर रहा है, क्योंकि रविदास समाज का वोट आरजेडी और इस बार महागठबंधन की तरफ जाने की संभावना थी, जो थोड़ा बहुत टूट रहा है, और मायावती भी गई एक रैली करने वहां। तो वो एक फैक्टर वहां उस इलाके में बसपा है, इस इलाके में एमआईएम है। और ये बात सही है कि एनडीए को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और उस एनडीए में भी और प्रिसाइजली देखिएगा तो बीजेपी को कर रहे हैं। उनके बीजेपी के उम्मीदवारों के, चूंकि एक सामान्य धारणा है कि जो फॉरवर्ड वोट का एक रुझान, खासतौर से ब्राह्मण का, भूमिहार का कहीं कहीं, और एस्पायरेशनल यूथ का, जो यूथ अगर हम उसको कास्ट न्यूट्रल करेंगे, देखिए आरजेडी का जो यूथ है मुसलमान यादव का, वो तो आरजेडी के साथ है, उसमें कोई ज्यादा इधर उधर नहीं है, बहुत थोड़ा सा हो रहा है। इस जो एनडीए का यूथ है, जो नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, एक उनके एजेंडे से प्रभावित रहता है, उसमें उस एस्पायरेशनल यूथ में प्रशांत किशोर का डेंट है। तो वो बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब जेडीयू के मुकाबले बीजेपी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम अपने जिले की बात करें, वोटिंग है वहां उन 2 सीटों पर जेडीयू लड़ती है, हमारे जिले की 12 में से 2 सीटों पर, नरकटिया और केसरिया। उसमें केसरिया में प्रशांत किशोर का मुसलमान कैंडिडेट है और नरकटिया में उनका यादव कैंडिडेट है। मतलब जहां जेडीयू है वहां तो उन्होंने आरजेडी के वोट काटने वाले कैंडिडेट दिए हैं, जहां बीजेपी है वहां बीजेपी के वोट काटने वाले उनके उम्मीदवार हैं। तो ये अब उन्होंने जानबूझ करके दिया है या उस समीकरण के हिसाब से दिया है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन ये सही है कि वो अनेक सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें बीजेपी को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। जिस तरह से ओवैसी ने पिछली बार डेंट किया था, अच्छा वो डेंट के बावजूद ज्यादा समीकरण सीमांचल में बदलेगा नहीं। 24 सीटें थी जिसमें से 12 ऑलरेडी एनडीए के पास, उसके बावजूद 12 एनडीए ने जीती थी और 5 ओवैसी जीते थे। महागठबंधन को तो 7 ही सीटें मिली थी ना सीमांचल में, टोटल 7 सीटें मिली थी, उसमें भी ज्यादा सीट मतलब उसी की थी, कांग्रेस की थी, तो या बराबर ही सीट थी, जो भी हो, लेकिन 7 ही सीट थी 24 में से। अब इस 12 में से हमको हमारी जानकारी के हिसाब से 2 सीटें थोड़ी मुश्किल में लग रही हैं, धमदाहा और रुपौली, क्योंकि वहां इनके लोग चले गए हैं उधर। रुपौली में बीमा भारती जो एमएलए थी जेडीयू की थी, वो बाद में आरजेडी में चली गई, लड़ रही हैं। और धमदाहा से तो जो पूर्णिया के एमपी थे जेडीयू के, उस संकट के समय भी जीते हुए थे, जब 2 ही एमपी जीते थे तब भी संतोष कुशवाहा जीते थे पूर्णिया से, वो आरजेडी के से जाकर के लड़ रहे हैं धमदाहा। तो जो पिछली बार की 12 सीमांचल की जीती हुई सीटें एनडीए में, वहां एटलीस्ट 2 सीटों पर तो अभी एनडीए मुश्किल में वहां दिख ही रही है। ठीक है, तो अंतिम 2 टिप्पणी, थोड़ा सा हम सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं। आपके हिसाब से अजित जी, जेडीयू की सीटें ज्यादा रहने वाली है, बीजेपी की सीटें कम रहने वाली है? देखिए, ये हम लोग एक धारणा ऐसी दिख रही है कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेटर होगा भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मैकेनिज्म है, कुछ टेक्निक है, उनके कुछ अपने ऐसे वोट हैं, हिडन वोट हैं, जो पता नहीं चलते और हमेशा वो हैट में से खरगोश निकाल देते हैं लोग। जैसे हरियाणा में निकाल दिया, महाराष्ट्र में निकाल दिया, तो अब उसमें से उनकी जो योग्यता है, और धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ा रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा में सभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा में उन्होंने हैट में से खरगोश निकाला था। तो अब उसमें ये कहना थोड़ा जोखिम का है, क्योंकि स्ट्राइक रेट हमेशा नीतीश कुमार के मुकाबले बाकी दोनों पार्टियों का स्ट्राइक रेट हमेशा बढ़िया रहता है। जब साथ लड़ते हैं तब भी रहता है, क्योंकि उन दोनों का वोट कभी 100% ट्रांसफर नहीं होता है नीतीश कुमार को। इस बार भी हो सकता है, इस बार बीजेपी के वोट के मुकाबले एलजेपी का वोट थोड़ा कम हो सकता है ट्रांसफर हो, फिर भी हम ये जोखिम लेकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से बेटर रहे या उनके बराबर ही रहे। जो पहले 8-9% का फर्क होता था, वो फर्क इस बार नहीं होना। संतोष जी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या बीजेपी की सीटें ज्यादा होगी, जेडीयू की ज्यादा होगी, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि कुल मिलाकर एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है? तो 2-4 सीट का मुझे लगता है अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10-12 सीट का अंतर रह जाएगा। मुझे जो मैं सीट वाइज एनालिसिस जो अपने लिए मैं कर रहा था, तो उसमें मैं एग्री करता हूँ अजीत जी से, मुझे जेडीयू ही बेहतर लग रहा था कि वो बेटर कन्वर्जन, जो भी फैक्टर हो, ट्राइपोलर कम है या फिर जो भी है, उनके कैंडिडेट्स को मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा, और ये कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर में भी बातचीत करेंगे, उनको भी ये सेंस होने लगा है कि ये हो सकता है, तभी तो उनके सुर बदल रहे हैं। द मोमेंट इनको मान लीजिए एक परिस्थिति आ जाती है कि 70 हो जाए उनका 60 हो जाए, तब क्या करेंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज।
बिल्कुल सुशील मोदी वाली फिर वो कहानी याद आ जाएगी कि वो कहानी जो है वो बिहार की राजनीति में हमेशा कांस्टेंट कहानी रहेगी कि नीतीश कुमार के पास 2 विंडो हैं। और प्रशांत किशोर का वोट शेयर आपको क्या दिख रहा है कि कितना वोट शेयर रहेगा अगर सीट न भी हम माने 0 to 5 के बीच? ये वोट शेयर ठीक ठाक रहेगा। वोट देखिए, आप जब मास लड़ रहे हैं ना, चिराग को 1 सीट आई थी, 5.66 आया था, जो भी उन्होंने 130-35 जो भी लड़ा। आप 243 तो नहीं लड़ा था। अगर वो 243 लड़ते तो उनका भी हो सकता है कि 10% होता। बिल्कुल। प्रशांत अगर 8 से 10% पे ले आए तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। वो इस बार नोटा तो कम दबा, इतना बात है। हाँ, नोटा को कम आएगा परसेंटेज। और अजय जी, आप क्या प्रशांत किशोर को सीटें भी दे रहे हैं आप? मुझे लगता है कि मतलब जहां हम नहीं देख पा रहे हैं कहीं कुछ ट्रायंगुलर है, 3-4 सीटें आ सकती है, मुझे लगता है। हाँ, वही उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि उनको देखिए, अगर सिंपल गणित लगाइएगा तो मोटे तौर पर 4.5 करोड़ वोट पड़ना है। तो 8% वोट लाने के लिए भी क्या 35-36 लाख वोट आ जाए उनके 243 कैंडिडेट्स को मिला करके तो हो जाएगा। उसमें क्या है, अगर एवरेज 10-10, 12-12 हजार भी वोट ले आएगा तो 8% वोट हो जाएगा। तो इतना तो हमको लगता है 243 सीटें लड़ रहे हैं, 4 हटा दीजिए जो कैंडिडेट उनके हट गए क्षेत्र से, तब भी उनको इतने वोट आ जाएंगे। और सीटें भी उनको हो सकता है आ जाए जहां 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अगर वहां कन्वर्ट हो गया तो हो सकता है सीटें भी आ जाए। एक अंतिम टिप्पणी संतोष जी आपसे, 3 टेकअवेज बिहार चुनाव के क्या दिख रहे हैं? जो पिछला जो टेकअवे आपने दिए थे उस पे आप कायम हैं या उसमें थोड़ा सा आपने चेंज किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया है इतने दिनों के चुनाव कैंपेन के बाद? मैं भी भूल गया मैंने क्या क्या टेक अवे दिया था। ठीक है, फिर से आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर। अरे टेक अवे इस चुनाव का ये है कि जैसे लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार इज वॉकिंग इन सनसेट, उनको जो एक पॉलिटिकल ओबिचुरी लोग लिखना शुरू कर दिए थे, वो ही केम बैक फ्रॉम बिहाइंड, इज कमिंग स्ट्रांगली। उन्होंने एक दिखाया है कि भाई एक जो लीडर कमाता है उसकी जो एक राजनीतिक पूंजी होती है, मैं सोशल कैपिटल का भी इस्तेमाल करता हूं, द काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग किया, सोशल एम्पावरमेंट किया, एबीसी वोट का कल्टीवेशन किया, महिला वोट को उन्होंने स्ट्रेंथन किया, एक कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंसी बनाई, वो नंबर 1 रहेगा। नंबर 2 फैक्टर, तेजस्वी के पास विनिंग नैरेटिव उस तरह के नैरेटिव नहीं थे जितने पिछली बार की तरह जो था 10 लाख वाला जाओ, उसका रेजोनेंस में उतना नहीं देखा। और तीसरा फैक्टर तो एक सर्वविदित फैक्टर है, घुमा फिरा के जो कास्ट का फैक्टर है, वही जो तीसरा फैक्टर है और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है। इवेंचुअली वही डिसाइड करेगा कि बिहार का विनर कौन होने वाला है इस चुनाव। चलिए, तो संतोष जी आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर बिहार में जिसको जो डिफाइनिंग लाइन होती है कि सब अपने अपने लास्ट में कास्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो इस बार भी लोगों ने अपने कास्ट को इग्नोर करना नहीं उचित समझा और कास्ट को वो पकड़ के बैठ गए। और ये जो कास्ट बैटल लाइन है वो कुल मिलाकर बिहार के चुनावी नतीजों को डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। लेकिन ये इस पे एक तरह से सारे लोग एक सहमत हैं या एक राय के हैं कि नीतीश कुमार बाउंस बैक करके फिर से एक मजबूत स्थिति में आ पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए संतोष जी और अजीत जी आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।